हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ आते हैं। भाई 6 से 7 क्वेश्चन का पार्ट हुआ था और ये देखिए ये भी आपका क्या है, 7 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाएंगे। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट से 2 क्वेश्चन, क्लासिकल मैग्नेटिज्म से 1 क्वेश्चन, ईएमआई से 2 क्वेश्चन, एसी से 1 क्वेश्चन और ईएमडब्ल्यू से 1 क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ लीजिए अच्छे से ईएमडब्ल्यू, तभी ठीक है मजा लेंगे बीएमडब्ल्यू का। समझ में आई बात? तो सही बात है, वास्तविकता है भाई। पढ़ाई में इतना दम है कि आपको अच्छे से अच्छे चीज़ों को क्या है जो आप सोच रहे हैं वह सारी चीज़ें आ जाएंगी बस पढ़ने से। लेकिन हाँ, ये मौका हमेशा नहीं आएगा। ये उम्र पढ़ने की हमेशा नहीं आएगी। ये शिक्षा का समय हमेशा नहीं होगा। अब ये नहीं कि 50 साल में आप प्रौढ़ शिक्षा क्या ग्रहण करके आप बीएमडब्ल्यू का सपना देखें, तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है कि भाई नेता हो, बिजनेसमैन हो, तो अलग बात है। लेकिन मैंने देखा भाई पढ़ाई से भी क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, पैसा है, इज्जत है, रुतबा है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और पढ़ाई का तरीका जो होता है वह बड़ा सरल होता है, बड़ा ईमानदारी का होता है। इसमें आप बहुत बड़े आईटीएंस बन गए, कुछ भी आप रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, तो भाई जो आपकी फ़ीस है देख रहे हैं, मुँहमांगी कीमत देने के लिए लोग तैयार हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ। आप बहुत बड़े डॉक्टर्स बन गए, तो जो भी अपनी एक फ़ीस रखते हैं, एक जेन्युइन जो भी रखते हैं, आप 500 1000 लोग जाते हैं, देते हैं और आपसे क्या इलाज कराते हैं। तो इसलिए बेटा शिक्षा आपको कई तरह से क्या है आगे ले जाती है। अपने आप में शिक्षा खुद एक रिसर्च है। जो मनुष्य अपने आप में आलसी होते हैं, जो अपने आप में क्या है धैर्य जिनके अंदर नहीं होता है, शिक्षा से उनके अंदर आलस्यपन दूर होता है, धैर्य उनके अंदर आता है। एक बार देखिए तो साहस आता है, शक्ति आती है, पावर आता है। और फिर धीरे धीरे शिक्षा का जब विकास आप कई रूप में करेंगे, स्किल डेवलपमेंट में करेंगे, कई तरह की चीज़ों में करेंगे, तो इससे आपका नाम होगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ आप लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं जो पढ़ रहे हैं। भले ही रटे रटाई चीज़ें हैं ये, जैसे कहने का मतलब क्या है, ये रटे रटाई चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, रटा रहा हूँ, लेकिन नहीं, एक ऐसी जगह पहुँचाने के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप उस जगह से क्या है आपकी तकदीर ही बदल जाएगी और वहाँ से सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें का मतलब वहाँ से आपका जीवन ही सब कुछ क्या एकदम चेंज हो जाएगा जब उन जगहों पे आप पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए शिक्षा से भागिए मत, अपने आप में आलस्य मत करिए कि 2 घंटा 3 घंटा इतना पढ़ना पड़ रहा, कब परीक्षा होगी कब नहीं होगी। अरे जब मन करे तब होगी तो परीक्षा आपके साथ। आप पर्टिकुलर थोड़े हैं कि हमारे पास 1000 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, तो आप ही लोग थोड़े हैं। पूरे भारतवर्ष में सबके साथ ये घटना घटित हो रही है। जो घटना सबके साथ घटित हो रही है तो उसका रोना नहीं रोते हैं। किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ अगर घटती है तो उसका रोना रोते हैं, उसके लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसके लिए सरकार को क्या है लोग कहते हैं। लेकिन जब सबके साथ ये घटित हो रहा है बेटा, तो ये पढ़ लीजिए, बस मैं इतना ही कहूँगा, पढ़ लीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा। और कितना अच्छा सुनहरा गोल्डन चांस जिसको कहते हैं, परीक्षा टल जा रही है, बहुत अच्छा है, टल जा रही है, आपको और पढ़ाई करने का क्या समय मिल रहा, अपनी कमियों को क्या सुधारने का समय मिल रहा है। तो इसलिए पढ़ लीजिए बेटा, मेरी बात मानिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये उम्र और ये जो आप कार्य किए रहेंगे ना, अंत में क्या है इसका एंजॉय ही है। भले ही उसमें आपको रात भर ड्यूटी करनी, दिन भर, लेकिन उसका एक अलग ही मज़ा है। अपने काम का एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही नशा होता है जो कहीं और नहीं होता है। ठीक है ना। और कर्म से मनुष्य की क्या है पहचान होती है। और कर्म किसी में है, मतलब स्किल कोई भी हो, किसी तरफ जाइए। ऐसा नहीं है कि भाई अब जैसे कहने का मतलब सचिन तेंदुलकर अपने फील्ड के महारथी, उन्होंने अपने आप को पहचाना कि वह क्रिकेट में अच्छा कर सकते हैं। अभी उनको ये मैं दे दूं कि ये ईएमडब्ल्यू, एसी, ईएमआई, क्लासिकल मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट पढ़ाइए तो क्या पढ़ा पाएंगे? नहीं। लेकिन वहीं ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब को अगर उनको हम क्रिकेट का बैट दे दें तो बताइए देखने में कैसा लगेगा कि वो बाल बड़े बड़े और बैट लिए पकड़े हुए हैं, क्या कभी खेल पाएंगे? नहीं। लेकिन हाँ, वो अपने फील्ड के महारथी हैं। उन्होंने अपनी एक कोई भी एक फील्ड को क्या है अपना चूज किया और उसमें उन्होंने कार्य किया, और कार्य किया तो सक्सेसफुल हो गए। कहीं किसी भी फील्ड में, मिट्टी की आप कलाकारी करिए, चित्र ही बनाइए, ठीक है, क्राफ्ट का ही काम करिए, ठीक है, अच्छे नाविक हों, अच्छे साइकिलिस्ट हों, अच्छे धावक हों, अच्छे लूडो खेलने वाले हों, कहीं कुछ भी अच्छे डांस करने वाले, अच्छे गाने वाले हों,
ठीक है, कहीं भी किसी भी फील्ड में। अभी कोरोना काल छोड़ दीजिए, कोरोना काल में तो भाई डॉक्टर और हॉस्पिटल यही खुला ही है। देखिए आज लॉकडाउन है, सब बंद है, लेकिन डॉक्टर और क्या है आपका मेडिकल स्टोर खुला हुआ, तो इसको छोड़ दीजिए, हमें इसको नहीं कहना है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। सबका एक समय होता है, सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। डॉक्टर भी इंजॉय करने के लिए जाता है, क्रिकेट सचिन तेंदुलकर के मैच को देखता है, मान लीजिए वो नहीं है तो कहीं देखता है, छोड़ दीजिए। लेकिन जो अपनी फील्ड में है, जहाँ भी अपनी फील्ड में है, किसी फील्ड में है, किसी ने प्राइमरी में अपना फील्ड बचाया, बच्चों को ABCD सिखा रहे हैं, देख रहे हैं। अभी मैं देखता हूँ कई लोग हैं फेसबुक में जुड़े हुए हैं, प्राइमरी के टीचर हैं, लेकिन उनका ज़बरदस्त व्यू है, उनकी ज़बरदस्त क्या, अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। देखता हूँ कि क्या है, एक वीडियो को डालते हैं तो 400-500 के आता है, प्राइमरी के टीचर हैं, और केवल क्या सिखा रहे हैं, ABCD। लेकिन हाँ, जब हमने उनका इतिहास पता किया तो अपने काम के लिए वो क्या है, मजे हुए खिलाड़ी हैं। मतलब उस प्राइमरी स्कूल पे वो जाना ही जाना है, चाहे आंधी आए, बरसात आए, चाहे तूफान आ जाए, कि एक बच्चे के घर जाके एडमिशन करा के उस काम के प्रति समर्पित हैं। तो सारे लोग नहीं इस समाज में क्या है, गंदे हैं। हर फील्ड में वो अपना क्या है, ठीक है, उन्होंने सोशल मीडिया में उनका कवरेज है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से उनको तमाम तरह के पुरस्कार मिल रहे हैं। जहाँ हो रहा है, जो भी कोई काम हो रहा है, फेस्टिवल हो रहा है, तो उनको पहले ही इन्वाइट किया जा रहा है उस शहर में, उस जगह पे, कि हाँ भाई उनको जरा बुलाओ। तो ऐसे ही जो भी आपका काम हो बेटा, जिस फील्ड में आपका मन लगता हो, ठीक है, लेकिन उस फील्ड को अब चूज कर लीजिए, क्योंकि अब थोड़ी समय है। अब ये कहिए कि सर हम 50 साल बाद चूज करेंगे, 60 साल बाद, नहीं, हमेशा नहीं, 60 साल बाद हम नहीं। ये आपका यही जो समय होता है, ये 15 से 18, 15 से 20 साल का जो उम्र होता है, इसी में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पढ़ाई मिला है, ये फिजिक्स मिला है, केमिस्ट्री मिला, बायोलॉजी मिला है, तो अभी नहीं कि बायो के स्टूडेंट तो सर बायोलॉजी तो हमें आ रही है, बायोलॉजी से हमें समझ में आ रहा है, कि फिजिक्स से ही डर लग रहा है, तो आखिरकार क्यों आपने बायोलॉजी लिया? जब आप जानते हैं फिजिक्स से डर लग रहा है, तो क्यों आपने लिया? क्या आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कब पूरा होगा? जब आपको फिजिक्स आएगी तभी होगा। तो क्यों डर रहे हैं? डरने से क्या आपका सपना पूरा हो पाएगा? नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। कि बायोलॉजी की क्लास है तो मन से सुनेंगे, अच्छा लग रहा, मुझे भी अच्छा लगता है, कोई भी बायोलॉजी मुझे पढ़ाए बहुत अच्छा लग रहा था। कई चीज़ें, कई टर्म तो क्या है, उसी तरह से याद हो जा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ हड्डी है, अरे हाँ किसी बॉडी के बाहर हड्डी होती है, अंदर हड्डी होती है। अब वो सब चीज़ें तो एकदम सही सही चीज़ें दिख रही हैं सब। अब यहाँ कौन दिख रहा, कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख रहा है, कौन AC को देख रहा है, कौन EMI को देख रहा है? वहाँ तो कंकाल बना हुआ है कि ये देखिए बॉडी के अंदर का कंकाल है, ये जो शंख वंख हम लोग बजाते हैं वो बाहर का कंकाल है, देखिए सब। ये तो समझ में आ रहा, हमको भी आ रहा, क्योंकि वो सब चीज़ें देख रहे हैं। तो बेटा इंटरेस्ट वाली पढ़ाई थोड़ी करनी है, हमें सिलेक्शन वाली पढ़ाई करनी है, और सिलेक्शन के लिए फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। मत भागिए फिजिक्स से, पढ़िए, डर मत लगिए, क्योंकि उसी तरह मैं एकदम सिंपल में करके चीज़ों को बता रहा हूँ, वही चीज़ें बता रहा हूँ जो जेन्युइन है। मतलब ये क्लास एकदम समझ लीजिए नीट ओरिएंटेड और JEE ओरिएंटेड। अब JEE में 25 क्वेश्चन की नहीं, लेकिन 20 क्वेश्चन की पढ़ाई तो एकदम हो रही है, और नीट में तो 45 क्वेश्चन की समझ लीजिए पढ़ाई है। क्लास में तो मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा ही बताया जाता है, हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही बताया जाता है। लेकिन हाँ, अगर इतना भी पढ़ रहे हैं तो देखिए एग्जामिनेशन दे के आएंगे, जब भी होगा, चाहे सितंबर में होगा, चाहे अगले साल होगा, जब मन आप कहेंगे कि सर हाँ उसमें से उन बातों को आपने क्या डिस्कस किया था। तो प्लीज़ बेटा पढ़ लो, ठीक है, फिर ये मौका दोबारा नहीं आएगा। एजुकेशन से जो भी अपना एक लक्ष्य है उसको निर्धारित कर लीजिए। किसी काम के प्रति अपने काम को क्या है, गाली मत दीजिए, ठीक है। ये नहीं पढ़ना पड़ रहा दिन भर, नहीं, गाली मत दीजिए। हम लोग भी अपने काम के प्रति अगर गाली देंगे तो क्या होगा, देखो काम विहीन हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो वर्ग तो सबसे, कर्म तो सबसे प्यारा, कर्म के बाद तो दुनिया में हर रिश्ते हैं, कर्म ही सब कुछ है, कर्म प्रधान। मैं मानता हूं कर्म के बाद ही दुनिया के सारे रिश्ते हैं, ठीक है। तो बेटा ये कर्म को पहले सबसे करिए। जो भी मेरी बात ये समझ रहे हैं, बहुत दिल से मैं कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं मैक्सिमम जैसे फ़ोन कॉल ये सब बच्चों के आ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कई बच्चे अपने बात से डाइवर्ट। अभी जैसे कई गार्जियन के 1-2 दिन में बात हुई है, तो सब लोग परेशान कर रहे हैं, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, सो रहा है दिन भर, घूम रहा है इधर उधर। तो क्या मैं इसमें कर सकता हूँ? एक लोगों को देखो, ऐसे तो दिन में देखते थे थोड़ा सा इस तरह से, भाई प्यार से ही मारते थे, बोलते थे, डांटते थे, ठीक है, वो प्यार रहता था हम लोग का। और क्या, क्योंकि प्यार इसलिए रहता है भाई क्योंकि हम आपका नुकसान नहीं देख सकते हैं, आपकी भलाई देख सकते हैं। तो मार देते थे, पीट देते थे, तो बच्चा क्या है, अच्छा 1-2 दिन होता था तो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, ठीक सर कह रहे हैं। तो कई बच्चे तो भाई बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, कई गुस्सा भी जाते थे, कई गाली ही देने लगते थे, चलो घर में बताएंगे, ऐसा भी कहते थे। लेकिन नहीं, सब मिला जुला असर रहता है, सब अच्छा होता है अगर हम आपके काम के प्रति ईमानदार हैं, आपके लिए हम क्या है मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो
कुछ भी करेंगे अच्छा ही होगा मेरे साथ। तो इसलिए बेटा थोड़ा सा अपना क्या है, ठीक है, अब ये नहीं कि 2 घंटे का वीडियो है, क्यों भाई 2 घंटे का वीडियो नहीं बनेगा तो क्या होगा, 2 घंटे कभी 1 घंटा, भाई मौसम है, प्रॉब्लम है, नेट है, मोबाइल है, वीडियो है, कभी अपलोड नहीं हो रहा तो आधा घंटे पे भेज दे रहे हैं, क्या करें उसमें, क्या कर दे, दिन भर बनाया तब तक शाम तक देख रहे हैं, तो चलो आधा घंटा, किसी दिन हो जा रहा है 2 घंटे तो बड़ी खुशी हो रही है, चलो ठीक है, कम से कम एक पार्ट तो कवर हो गया पूरा। बच्चा वैसे रिवीजन करेगा तो ऐसे देखेगा, वैसे कम से कम हमारी लैंग्वेज को देखते हुए अगर रिवीजन करेगा तो एक चीज़ को पा जाएगा। तो इसलिए बेटा प्लीज़ पढ़ाई कर लो सभी लोग, अपने माता पिता को इस तरह से परेशान मत करो, ठीक है। हम लोग किसी की दवा नहीं है किसी बच्चों की। माता पिता सोचते हैं कि टीचर क्या है, जैसे है इज्जत बहुत लोगों के अंदर में है, लोग सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को दे देंगे तो ये शिक्षक एकदम क्या है, डॉक्टर बना के ही यहाँ से भेज देगा। लेकिन नहीं बेटा, हम लोग वह नहीं हैं। हम लोग की असलियत क्या है कि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा क्या है, कुछ चलता नहीं है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग क्या है, मेहनत से पढ़ो बेटा सब लोग, ताकि आपके माता पिता को क्या है हम लोग चेहरा दिखा सके। नहीं तो बेटा क्या है, इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ वो लोग आते हैं और फिर शर्म लगता है, हम छिप जाते हैं, हम नहीं दिखा पाते हैं कि इनसे वादा किया था और वादा पूरा नहीं हुआ। तो प्लीज़ सभी लोग से आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि जो भी आप काम कर रहे हैं अपने काम के प्रति ईमानदार होइए। नींद, ठीक है, भोजन उतना ही लीजिए जितना ज़रूरत है, नींद उतना ही लीजिए, ठीक है, जिससे आपके सफलता में क्या है बाधक ना हो। मोबाइल उतना ही, इधर उधर की फालतू चीज़ें। अब ये नहीं कि जैसे हम लोग क्लास में क्या होता था, अब तो मैं इतना स्ट्रिक्ट था क्लास में कि बच्चा कोई मोबाइल यूज करता था तो उसको डांट देता था, बोल देता था, क्लास में निकाल देता था। और आज देखिए मैं खुद हार गया, समय ने मुझे हारा दिया। आज सबको खुद कहना पड़ रहा है कि मोबाइल में देखो। लेकिन अब इसका मतलब ये दुरुपयोग मत करें कि बच्चा क्या मोबाइल में कुछ और देखे, इधर उधर की फालतू चीज़ें। यहाँ हमको न्यूज़ से नहीं मतलब है कि पर डे की न्यूज़ क्या है, हमें मेन इससे मतलब है कि हमारी पढ़ाई क्या है। तो सब लोग प्लीज़ बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। जो बातें कह रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें फ़ोन कॉल आ रहे हैं लोगों के, बच्चों के, ये मत सोचो कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जा रहा हूँ। आप लोग फ्रस्ट्रेट हुए, फ्रस्ट्रेशन कैसा यार, पढ़ोगे तो फ्रस्ट्रेशन कैसा है, ठीक है। तो चलो आओ शुरू किया जाए। एक सेक्शन पे हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, एक सेक्शन इसको भी तेज़ी से हम लोग क्या रिवीजन करेंगे, ठीक है, तेज़ी से रिवीजन करेंगे, ठीक है। जैसे जैसी चीज़ें हैं उसको तेज़ी से क्या है रिवाइज कराएंगे, हर एक पार्ट को जितना हो सकता है मैक्सिमम चीज़ों को रिवीजन करके आपके सामने क्या है भेजेंगे। चलिए भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट में बेटा क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ देखिए, जो जो चीज़ें जरूरी हैं, जेन्युइन है, उन्हीं बातों को बताएंगे। मैग्नेटिक फील्ड में बायो-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्कुटल लॉ आएगा। भाई बायो-सेवर्ट लॉ आएगा, एम्पियर सर्कुटल लॉ आएगा, फिर मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा जाएगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ा जाएगा, टॉर्क पढ़ा जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा जाएगा, कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर टू अमीटर एंड वोल्टमीटर पढ़ा जाएगा। इतनी चीजें हैं और इनमें से 2 क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था वैसे तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैग्नेट के कारण आदिकाल से चला आ रहा है। बहुत चंद्रगुप्त काल में भी मैग्नेट होते थे, पृथ्वी के अर्थ से पाए जाते थे, उस मैग्नेटों का वो प्रयोग करते थे कई जगहों पे। इतिहास के कई पन्नों में वर्णन है, मैंने मतलब सुना है, जैसे मैग्नेट का वो देखा जाता है, इतिहास देखा जाता है, तो मैंने देखा है कि चंद्रगुप्त काल का समय आता है, कोलंबस जब भारत आया था, मतलब कोलंबस ने जब क्या है भारत की खोज कर रहा था, लेकिन भारत नहीं पहुंचा, वह अमेरिका पहुंचा, तो उस समय भी वो जहाज़ों में क्या है मैग्नेट के कई चीज़ों को मैंने क्या सुना था कि सामान उतारने के काम में बड़े मैग्नेट आते हैं। और आज भी देखिए बड़े बड़े जो डिब्बे हैं जो सी पोर्ट पे लगे होते हैं, वहाँ पे क्या है मैग्नेट का काम होता है। तो मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत पुरानी है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से भी मैग्नेट क्या है पाए जाते थे। बाद में 1498 से क्लासिकल मैग्नेटिज्म में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट का सिद्धांत आता है जो नेचुरल मैग्नेट के बारे में बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन हमको जो पहले चैप्टर में पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट में पढ़ना, वो 1820 का सिद्धांत पढ़ना है, जिसमें ऑरस्टेड का सिद्धांत आ रहा है। तो बस मुझे इसमें बता दें कि ऑरस्टेड ने करंट कैरिंग वायर के कारण ये देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड होती है। करंट कैरिंग वायर के कारण क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये ऑरस्टेड ने क्या देखा था, करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखिए करंट कैरिंग वायर के कारण, वो भी डीसी करंट है, एसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सारा आप एसी का एक ही चैप्टर ही है, ये सारी बात आप डीसी की कर रहे हैं। तो डीसी के कारण उन्होंने देखा था कि करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये उन्होंने क्या है देखा था। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशन और डायरेक्शन। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या लिख देते हैं, यूनिट। देखिए यूनिट क्या हो गया, डायमेंशन क्या हो गया, डायमेंशन देख लेते हैं और डायरेक्शन देख लेते हैं। इन चीज़ों से शुरुआत करते हैं, यूनिट, डायमेंशन और डायरेक्शन से शुरुआत करते हैं। तो ये देखो बेटा, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है F इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए BIL होता है, जहां B क्या होता है, ये देखो B इक्वल टू F अपॉन करंट इंटू लेंथ होता है। बोले भाई B इक्वल टू F अपॉन करंट इंटू कितना हो गया, ये देखिए B इक्वल टू F अपॉन करंट इंटू लेंथ हो गया। इसकी यूनिट जो हो गई वो देखिए क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो गई। देखिए इसकी यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और ये इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, MLT माइनस 2, और ये क्या हो गया, ये देखिए m कट गया, MT पावर माइनस 2 A पावर माइनस 1 हो गया। ठीक है भाई, यूनिट में याद रखिए न्यूटन पर एम्पियर मीटर को ही टेस्ला कहते हैं, ये ध्यान देना टेस्ला। इसी को वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। 1 टेस्ला इक्वल टू, ये देखिए 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू पावर 4 गॉस होता है। ये देखिए एक टेस्ला जो होता है वो 10 टू पावर 4 गॉस के बराबर होता है। मतलब एक टेस्ला जो है वो 10 टू पावर 4 गॉस के क्या होता है, बराबर होता है। ये ध्यान दीजिए, एक टेस्ला इक्वल टू 10 पावर 4 गॉस के बराबर होता है। ठीक है भाई, तो एक टेस्ला जो होता है वो 10 टू पावर 4 गॉस के क्या होता है, बराबर होता है। ये भी देखिए इसी में है, एक टेस्ला 10 पावर 4 गॉस के बराबर होता है। तो F इक्वल टू BIL हो गया ये। अब देखिए इसमें डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, ये देखिए राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। मतलब अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन में जैसे राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 देखिएगा, ये देखिए आपका क्या है, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। ये देखिए राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, ये क्या होता है, राइट हैंड दाएं हाथ को देखते हैं, ये इस तरह से ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ये देखिए ऐसे दिया है। इसमें देखिए करंट का जो डायरेक्शन होता है बेटा, वो करंट का डायरेक्शन ऐसे होता है। ये देखिए करंट का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, करंट के डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये देखिए ये अंगूठा है, करंट का डायरेक्शन ऐसे है। तो पॉजिटिव आयंस ऐसे जाता है और इलेक्ट्रॉन इधर से आता है। भाई पॉजिटिव आयंस कैसे जाता है, ये देखिए पॉजिटिव आयंस जो है वो किधर की तरफ जाता है, ये देखिए पॉजिटिव आयंस इधर की तरफ जाता है और इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ, इधर की तरफ आता है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है। भाई पॉजिटिव आयंस ऐसे जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाता है। देखिए पॉजिटिव आयंस इधर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर की तरफ है। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये पॉजिटिव आयंस इधर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये देखिए प्लेन के परपेंडिकुलर, पाम के परपेंडिकुलर, मतलब जो आपका पाम है उस पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। मतलब करंट अगर ऐसे है तो पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये देखिए पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये आपका हो गया राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 हो गया। क्या हो गया, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 हो गया, पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 हो गया भाई। अब देखो भाई इसमें ये ध्यान देना कि राइट हैंड थंब रूल का भी आप यूज कर सकते हैं जगह पे। जैसे करंट अगर ऐसे है, ये देखिए करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। या करंट अगर ऐसे है तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। ये देखिए करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है भाई, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या आता है दूसरा, बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ में हमको 3 तरह की बातें पढ़नी है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर, दूसरा आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, और तीसरा आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। तो 3 तरह की बातें पढ़नी है। तो आइए चलिए उन 3 बातों को देख लेते हैं, क्या है, कैसे है, कौन सी चीजें हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, देखो भाई यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, यूनिट, डायमेंशन। ठीक है, BSL पे आते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, एक करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताता है। जैसे ये देखिए ये करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शंस के अभी क्वेश्चन कुछ बताएंगे। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन डायरेक्शन वाले करा रहे हैं, घबराइएगा मत। ठीक है, ये देखिए ये आपका करंट है, इस पे से कोई छोटा सा एक करंट एलिमेंट ले लेते हैं। ये छोटा सा करंट एलिमेंट, इससे थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट दिया गया है जहां हमको एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। देखिएगा थीटा एंगल पे एक पॉइंट दिया गया है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये करंट अगर दिया गया है तो करंट दिया गया है, इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये देखिएगा इनवर्ड है, नीचे की तरफ है।
देखिएगा, क्यों भाई, अभी हमने बताया ना करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, अगर करंट ऐसे है तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यह जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ध्यान देना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, या बी इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब होता है, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब होता है। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। देखिएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन कितना, आर स्क्वायर, या बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। देखिएगा आई डी एल क्रॉस आर अपॉन कितना हो गया, आर क्यूब हो गया। ठीक है भाई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया। अब इसमें देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की एसआई वैल्यू जो होती है, देखिए एसआई वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जो होती है वह 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। और सीजीएस वैल्यू, ध्यान देना, सीजीएस वैल्यू कब, मैग्नेटिक फील्ड बायोट में हो, करंट मैग्नेटिक फील्ड गॉस में हो, करंट बायोट में हो, और जब सीजीएस वैल्यू हो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये सीजीएस होती है। तो सीजीएस वैल्यू देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ये देखो अगर रिलेटिव परमिबिलिटी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो रिलेटिव परमिबिलिटी प्रेजेंट होगा तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। ये देखो बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी है। रिलेटिव परमिबिलिटी की कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, म्यू नॉट का यूनिट देखिए, म्यू नॉट का यूनिट जो होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, और इसका जो डायमेंशन होता है ml/-2 a⁻⁻2 होता है। ये पूछा जा सकता है। म्यू आर रिलेटिव परमिबिलिटी, इसका कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि आखिरकार किस प्रकार के मीडियम में वह रखा गया है। क्लियर हो रहा है सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए इसमें एक म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट भी बहुत पूछा जाता है। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट जो होता है 1/c का स्क्वायर होता है। देखिएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट 1/c का स्क्वायर होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत बड़े बड़े नहीं। तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट 1/c का स्क्वायर होता है, ये ध्यान देना। तो ये बीएसएल। अब हम एप्लीकेशन बीएसएल का चलते हैं क्या है। और बीएसएल एक बात याद रखना, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो चलो भाई एप्लीकेशन में सबसे पहले देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट, देखिएगा फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। ये देखिएगा फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर। तो चलो भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट मतलब अगर फाइनाइट कोई सीधा करंट कैरिंग वायर है तो उसके कारण, चलिए जरा मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं कि उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो ये देखिए ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ये सीधा तार है। ठीक है भाई, सीधा तार है और हमको इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। इसके दो केस हैं, एक फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस भी अभी बता रहे हैं, बाकी फार्मूला याद रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा इसका। तो एक ये केस है और दूसरा केस इसमें ये है कि ये फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और हमको यहाँ इस पॉइंट P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये यहाँ फाइंड करनी है पॉइंट P पे। ये देखिए यहाँ दोनों केस ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे सीधे की तरफ है, एक ऐसे टेढ़े की तरफ है। इस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और इस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या है फाइंड करना है। तो चलिए जरा देखते हैं कि इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ये देखो ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, ऐसे ये देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो हम देख लेते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ये θ1 है, क्यों भाई θ1 है। और ये देखो नीचे का ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, θ2। ये देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन θ2 है। यहां देखिए ये ऐसे, इसका क्या है ये θ1। देखिए डिस्टेंस AD ली जाएगी और इसका देखो इसका ये θ2 होगा। चलो भाई इस तरह से हो गया। ये देखिए θ1 है, ये θ2 है और यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D लिया गया है। ये देखिए D लिया गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो हमको इस P पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ठीक है, ये देखिए, ये P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर, कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये ध्यान देना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा P पॉइंट पे। ठीक है भाई, अब सेमी फाइनाइट हो कुछ भी हो, उस हिसाब से आप ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करते हुए इनको यूज कर लेंगे। फिर यहाँ देखिए, ये ऐसे यहाँ साइड में है, देखिए ये डिस्टेंस नहीं ली जाएगी, इसमें ये डिस्टेंस नहीं ली जाती है। जैसे यहाँ पे पॉइंट P है, ठीक है, वायर यही है आपका, वायर इतना ही है, ये देखिए वायर इतना ही है। तो ये देखो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D लेते हैं और B पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ये देखिए P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 हो जाएगा। ये देखिएगा BP इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 हो जाएगा। देखिए भाई, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 हो जाएगा। बोलिए P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि नहीं इस पॉइंट P पर? तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ये फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण हो गया। अब इनफाइनाइट लेंथ में देखते हैं। चलिए भाई, पहले इस पे क्वेश्चन लगा लेते हैं, तब इनफाइनाइट देखते हैं। इसमें देखो एक क्वेश्चन, जैसे एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूं और उसी को चाहे तो आप फार्मूले के रूप में भी बना सकते हैं और फिर सब आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो है क्या? एक क्वेश्चन बता रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन, देखिएगा एक रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड inscribed in a circle of radius r, यानी दीजिएगा inscribed in a circle of radius r। ठीक है, क्या करा? inscribed in a circle of radius r, a regular polygon of n side inscribed in a circle of radius r, polygon of n side inscribed in a circle of radius r। ठीक है भाई, कि एक रेगुलर पॉलीगन है और इंस्क्राइब्ड है सर्कल जिसका रेडियस कितना दिया गया है? कैपिटल R दिया गया है। देखिएगा इसका रेडियस कैपिटल R दिया गया है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस R, सर्कल का रेडियस दिया गया है, ये ध्यान देना, सर्कल का रेडियस दिया गया है। ठीक है, करंट I है, करंट I है, करंट कितना है भाई? करंट I इन पॉलीगॉन। ठीक है, करंट I इन पॉलीगॉन, यानी पॉलीगॉन में करंट जो दिया गया है वह कितना दिया गया है? I दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, करंट I इन पॉलीगॉन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। तो चलिए भाई, एक रेगुलर पॉलीगॉन बनाते हैं, 6 साइड, 8 साइड, 10 साइड, 9 साइड, कुछ भी हो, ये हमसे नहीं लेना देना है। देखिए हम 6 साइड बता रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं 6 साइड का ही है। ये इस तरह से सर्कल के अंदर बना हुआ है, देखिए ऐसे सर्कल। और याद रखना करंट किसमें है? पॉलीगॉन में करंट है। ये देखो पॉलीगॉन में करंट है, ये देखो ऐसे करंट है, पॉलीगॉन में करंट है और ये सेंटर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर दिया गया है। ठीक है भाई, ये सेंटर दिया गया है। इस सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करनी है, मतलब ये सेंटर दिया गया है और इस सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ऑब्टेन करनी है। ठीक है भाई, इसी सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करनी है। ठीक है बच्चों, बात को समझ रहे हैं आप लोग? तो इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करनी है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहली चीज, ठीक है, एक पार्ट के कारण निकाल के उसका n गुना कर दीजिए। ये देखिए ये डिस्टेंस दी गई है हमको, ये r दिया गया, एक के कारण निकाल लीजिए। पहले एंगल देखते हैं। तो आप जानते हैं कि दो डायगोनल के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई n होता है। क्यों? आपको पता होगा, थीटा इक्वल टू 2 n जहाँ क्या होता है? नंबर ऑफ साइड होता है। थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई n होता है दो डायगोनल के बीच का एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ? ये पाई बाई n हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई बाई n हो जाएगा। बोलो भाई, हो जाएगा पाई बाई n। ये बताओ r है तो इसके पास वाला कितना हो जाएगा? ये देखिए ये r है तो ये क्या हो जाएगा? r cos पाई बाई n हो जाएगा। बोलिए, अगर r है तो ये पाई बाई n है तो ये कितना हो जाएगा? r cos पाई बाई n हो जाएगा। बोलो भाई, अगर r है तो पाई बाई n है तो इसके पास वाला कितना हो जाएगा? r cos पाई बाई n हो जाएगा। ये देखिएगा, r है तो पाई बाई n है तो इसके पास वाला क्या हो जाएगा? r cos पाई बाई n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन कितना हो जाएगा? 2 पाई। देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी लिख सकते हैं, 4 पाई लिखिए। I बाई आर, आर हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, r cos पाई बाई n
और n टाइम कर लीजिए, चूंकि सबके कारण 1 2 3 4 5 सब n है, n टाइम कर लीजिए, सबके कारण हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये देखिए, ये sin पाई बाई n प्लस sin पाई बाई n, यही तो बताया था मैंने, sin पाई बाई n प्लस sin पाई बाई n हो गया। ठीक है, क्यों भाई, हो गया कि नहीं? अब बताइए क्या हो जाएगा, ये b इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट ni अपॉन 4 पाई r cos पाई बाई n, ये देखिए 2 sin पाई बाई n हो गया, क्या हो गया, और ये देखिए 2 से 2 कट गया, तो यह b इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को बाहर कर लीजिए, और ni अपॉन r 10 पाई बाई n हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? एक तरह से एक फार्मूला बन गया, लेकिन हाँ इसमें r याद रखना, r परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होती है, r कौन सी डिस्टेंस होती है, देखिए r ये रेडियस होता है, जो सर्कल का रेडियस होता है वह होता है r, ये ध्यान देना r रेडियस सर्कल का होता है। तो अगर इसको आप याद रखते हैं तो चाहे चौकोर हो, चाहे 3 कोर हो, चाहे 6 कोर हो, चाहे 8 कोर हो, चाहे 5 कोर हो, कुछ भी आप रखते हैं यहाँ पे ना, डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ जाएगा इससे। हाँ रेगुलर, वैसे कंपटीशन के क्वेश्चन में रेगुलर ही दिया रहेगा, कंपटीशन के क्वेश्चन में इधर उधर नहीं देता है, जितने कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं उसमें रेगुलर ही दिया रहता है, आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगी। ये देखिए b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ni अपॉन r 10 पाई बाई कितना n, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। ठीक है भाई, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, बोलो भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ni अपॉन r 10 पाई बाई कितना हो गया, n हो गया, 10 पाई बाई n हो गया। ठीक है, क्लियर है? मिटाते हैं, मिटाएं। अब देखिए, अब मान लीजिए चौकोर हो, चलिए ये तो हो गया, फार्मूला याद किए रहिएगा, अभी फार्मूले से ही सब कुछ यहीं खटाखट हो जाएगा। ये देखिए जैसे चौकोर हो और करंट दौड़ रहा है, ठीक है, यल साइड है, क्या साइड है, तो करा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, सेंटर पे, तो तुरंत थोड़ा इमेजिन कर लो सर्कल कैसे बना होगा, और सर्कल का रेडियस कितना होगा, रेडियस ये होगा, ये होता कितना है, l/√2 r हो गया, l/√2 होता है, बोलो l/√2 होता है, और ये कितना होता है, l/√2 r होता है। तो 4 साइड है, तो ये बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 4i अपॉन कितना r कितना है, ये देखिए l/√2 और 10 पाई अपॉन n कितना है, 4। ठीक है, अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 4i अपॉन l√2, और ये क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4, 1045 कितना होता है, 1 होता है, 1045 1 होता है, बोलो भाई 1045 1 होता है। अभी देखिए 2 से ये 2 कट गया, ये क्या आ गया, b इक्वल टू कितना 2√2 म्यू नॉट i अपॉन पाई l, बोलो भाई सही है, कुछ समझ रहे हो चीज़ों को कि नहीं, 2√2 म्यू नॉट i अपॉन कितना हो गया, पाई l हो गया कि नहीं, बताइए भाई। ये लेकिन ये रखना पड़ेगा r 4 साइड हो गया। यही अगर मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये इस तरह से ऐसे आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यल तुरंत होगा, इसको याद रखिए, तुरंत होगा, तुरंत, ये फार्मूला याद रखिए, तुरंत ऐसे चुटकी बजाते हुए। अब देखिए ये याद होना चाहिए, ये इक्विलेटरल, ये सब मैं बहुत याद कराया हूँ आप लोगों को भाई, जो नए बच्चे सुन रहे होंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ वह जरूर जानते होंगे। तो अब ये देखिए ये बन रहा है, ऐसे करंट दौड़ रहा है, सेंटर पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो ये देखिए ये कितना होता है, याद है आप लोगों को, ये होता है l/√3, कितना होता है ये, l/√3 होता है, ये देखिए l/√3। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो फिर वही काम, फिर फार्मूला आपके पास तैयार ही है, एकदम तैयार है, इंतजार कर रहा है, ठीक है, इंतजार कर रहा है, ठीक है, ये देखिए इंतजार कर रहा है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई n कितना है, कितना साइड है, 3i बाई कितना r, और 10 पाई बाई कितना हो गया, 3 हो गया। r कितना है जरा देख लीजिए, l/√3। अभी देखिए b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 3i√3 अपॉन l, 1060 कितना हो जाएगा, 1060√3 हो जाएगा, 1060√3 हो जाएगा, 3 साइड हो गया। तो देखिए 3 3 का यानी 9 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i बाई l, ये हो गया आपका। बताइए भाई आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे अगर एक चीज को याद रखेंगे तो उससे सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अक्सर इसी में दिक्कत होती है, चौकोर 3 कोर 6 कोर आता है, फाइनाइट लेंथ वाले पे ज़्यादा आता है, और यही आप लोग को दिक्कत होती है। तो अगर इसको याद रखेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाइए, आगे आ जाइए। तो ये तो रेगुलर पॉलीगन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे
चलो भाई, अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में, ये पॉलीगॉन हो गया, ठीक है। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर, ठीक है भाई। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। अब इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर, मतलब अगर इनफाइनाइट लेंथ है, वायर की लंबाई जो है इनफाइनाइट लेंथ अगर होती है, इनफाइनाइट लेंथ, तो उस दशा में क्या होगा? इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया भाई? इनफाइनाइट के दो केसेस पूछे जाते हैं, ये देखिए, मतलब इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस काफी कम हो गई, ये डिस्टेंस मतलब एकदम ये डिस्टेंस आर जो है, मतलब पूरे वायर के कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस होती है बेटा आर, ये काफी कम हो गई। तो मतलब इस तरह से आप ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ये देख रहे हैं, तो ये बताओ ये देख रहे हो, तो ये ऊपर वाला आप देख रहे हो, ये देखो ऊपर वाला ऐसे ऐसे आप देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू ये 90 डिग्री हो जाएगा। बोले भाई यहां से आप ऊपर देख रहे हैं, θ1 θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, θ1 θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या है यहाँ पे, θ1 और θ2 जो है वह 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्विवेलेंट हो जाएगा। बस समझ रहे हो? θ1 θ2, ये θ1 हो गया, θ2 हो गया, और कहाँ तक हो गया? ये 90 डिग्री का हो गया। तो अब देखो इस पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चलते हैं, ये देखिएगा इस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड चला जाता है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पी पे हम मैग्नेटिक फील्ड चलते हैं, तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये देखिएगा I बाई आर साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी बी पी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई आर। बोलो भाई क्या पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया कि नहीं? बताइए भाई, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई आर। बोलो, ये पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई कितना हो गया? आर हो गया। तो इस तरह से ये पी पॉइंट पे जो है ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, और वह कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाई कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। अब एंड के परपेंडिकुलर इसमें एक केस आता है, सिरों के परपेंडिकुलर। ध्यान दीजिएगा, सिरों के परपेंडिकुलर एक केस आता है इसी में, परपेंडिकुलर टू एंड, ध्यान देना, परपेंडिकुलर टू एंड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एंड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। ये देखिए ऐसे, ये आपका करंट कैरिंग वायर है, और ये देखिए एंड के परपेंडिकुलर आप यहां चल रहे हैं, देखिए यहां देख रहे हैं करंट कैरिंग वायर है, और ये देखिए एंड के परपेंडिकुलर। तो एंड के परपेंडिकुलर का मतलब θ1 इक्वल टू क्या हो गया? ये देखिए 0 डिग्री हो गया। बोलिए भाई, θ1 इक्वल टू 0 डिग्री, θ1 0 डिग्री हो गया। और ये देखो ये ऐसे ऐसे θ2 इक्वल टू करीब क्या हो गया? ठीक है, मतलब ये θ1 तो 0 डिग्री हो गया, और θ2 जो हो गया यहाँ से यहाँ तक ये करीब 90 डिग्री हो गया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 90 नहीं लग रहा है, ठीक है। जैसे अब आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो क्या लगेगा? 90 डिग्री लगेगा, बहुत कम दूरी है ना ये। तो एंड के परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन परपेंडिकुलर टू एंड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर साइन 0 और प्लस साइन 90। साइन 90 का मतलब क्या होता है? 1। साइन 0 का मतलब क्या होता है? 0। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू एंड क्या हो गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये एंड के परपेंडिकुलर होता है, सिरों के परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी सिरों के परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर। ये ध्यान देना, सिरों के ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई कितना? आर होता है, ठीक है। क्लियर है भाई? समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? अब देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ करंट
कैरिंग वायर, अलोंग द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। चलिए भाई, अलोंग द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर क्या होता है? ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर, अलोंग द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। तो देख लो अलोंग द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर कैसे होता है। ये देखिए, ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है भाई, ये करंट कैरिंग वायर है। देखो ये करंट कैरिंग वायर है, तो कह रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर क्या होगा, मतलब यहां क्या होगा और यहां क्या होगा। तो ये बताइए, यहां भी कुछ भी होगा, बी जीरो होगा, और पीछे भी अगर होगा तो बी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब अलोंग द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड वह क्या होगा, जीरो होगा। मतलब वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह क्या होगा बच्चों, वह जीरो होगा। ये ध्यान दीजिएगा, अलोंग द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। ये देखो, ये दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं। देखो ये इनका मिड पॉइंट है, आर है, और ये भी आर है। इसमें करंट I1 है, करंट I2 है। ठीक है, करंट I1 है, I2 है। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट यम, मैग्नेटिक फील्ड एट यम ड्यू टू बोथ वायर, मैग्नेटिक फील्ड एट यम ड्यू टू बोथ वायर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट यम ड्यू टू बोथ वायर, यानी दोनों वायर के कारण यम पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए दोनों वायर के कारण यम पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान दीजिएगा, दोनों वायर के कारण यम पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें भाई क्या करने का मतलब है, दोनों वायर के कारण यम पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यम पर, यम देख रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड एट यम ड्यू टू बोथ वायर, यम ड्यू टू बोथ वायर, यानी दोनों वायर के कारण 10 टेस्ला। ये कितना है, 10 टेस्ला है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट यम ड्यू टू बोथ वायर 10 टेस्ला। कितना हो गया, 10 टेस्ला हो गया। इफ डायरेक्शन ऑफ I2 रिवर्स, इफ I2 रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड एट यम 30 टेस्ला, फाइंड, क्या आपको फाइंड करना है, I1 बाई I2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम सिंपल जो बेसिक चीजें हैं उन्हीं को हम यहाँ पे आपको बता ही रहे हैं, उन्हीं को आपको यहाँ बता ही रहे हैं। तो ये देखिए, इफ मैग्नेटिक फील्ड एट यम ड्यू टू बोथ वायर 10 टेस्ला, यम पर जो मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर के कारण 10 टेस्ला है। इफ I2 रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड एट यम 30 टेस्ला, अगर I2 रिवर्स होता है तो मैग्नेटिक फील्ड एट यम जो हो गया 30 टेस्ला हो गया। करा फाइंड I1 बाई I2, आपको I1 बाई I2 फाइंड करना है कि I1 बाई I2 क्या होगा। I1 बाई I2 आपको फाइंड करना है कि क्या होगा, I1 बाई I2 आपको फाइंड करना है क्या होगा। बात समझ रहे हो भाई, I1 बाई I2 आपको फाइंड करना है क्या होगा। तो चलिए भाई देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक आप इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए। बताइए क्या दोनों के कारण, देखो करंट करेंगे, ये देखो करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे पाम के परपेंडिकुलर। ये देखो करंट ऐसे है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, यहाँ करंट ऐसे है तो करंट ऐसे है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। बोलो भाई, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। तो ये क्या है भाई, ये देखो, ये करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ये देखो, ये करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ बाहर की तरफ है। बोलो भाई, ये करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, बाहर की तरफ है। यही तो है, बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है, पहले केस में B1 माइनस B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 माइनस I2 अपॉन R इक्वल टू I1 माइनस I2 अपॉन R इक्वल टू कितना हो गया, 10 टेस्ला हो गया। जब इसका डायरेक्शन रिवर्स हुआ है बच्चों, तो अब बताओ क्या होगा। यहां पर जरा रूल लगा लीजिए, ये देखिए करंट है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। इसमें करंट ऐसे है तो ये देखिए, इसमें करंट अगर ऐसे है तो ये देखो, ये करंट कैरिंग वायर है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर की तरफ होगा कि नहीं। तो ये ऐसे होगा, तो यहाँ पर B1 प्लस B2 हो जाएगा। ये देखिएगा, B1 प्लस B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यानी क्या हो गया, I1 प्लस I2 अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 30 टेस्ला हो जाएगा। बोले भाई 30 टेस्ला हो गया, यानी B1 माइनस B2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 माइनस I2 अपॉन R 10 टेस्ला, और ये B1 प्लस B2 क्या हो गया, 30 टेस्ला। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये देखिए I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, 1/3। ये देखिए 3I1 माइनस 3I2 इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया। बोले भाई 3I1 माइनस 3I2
इक्वल टू I1 प्लस I2 हो गया, या क्या कहने का मतलब है 3I1 और I1, ये देखो 2I1 हो गया, या 4I2 हो गया, या I1 अपॉन I2 कितना हो गया 4/2 का मतलब 2/1 हो गया। बोलो भाई क्या करंट का रेशियो निकल गया कि नहीं? I1 और I2 का रेशियो निकल गया। I1 और I2 जो हो गया वह 2:2 कितना हो गया 1 हो गया। ये ध्यान देना, करंट का जो रेशियो हो गया I1 I2 2:1 हो गया। बोलो बच्चों सही है, आई बात समझ में? अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, यही अगर मान लीजिए इस प्रकार से रहता है करंट कैरिंग वायर, मतलब इसमें क्वेश्चनों को देखते हैं, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन को देख लिया जाए कैसे है, क्या चीजें हैं, और डायरेक्शन को भी साथ साथ देखिएगा। ये देखिए ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन है, ये एक करंट कैरिंग वायर है I, इससे R डिस्टेंस पे एक दूसरा करंट कैरिंग वायर है I, ठीक है, और इनसे R डिस्टेंस पे पॉइंट दिया गया ये P, कहा ये जा रहा है कि पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, पॉइंट P का, ठीक है बच्चों। तो ये P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। देखिए P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और इसी तरह का एक और केस है, ये देखो ऐसे दिया गया है, नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, और ये भी P पॉइंट दिया गया है, ये देखिए ये भी P पॉइंट है, ये R दिया, ये R दिया, ये R दिया है, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करनी है। तो देख लेते हैं डायरेक्शन को लेकर, जरा देखते हैं हम लोग डायरेक्शन को लेकर। ये बताओ, ये करंट ऊपर की तरफ है, मतलब करंट इसमें वायर धंसा है और करंट ऊपर की तरफ है, ये करंट अंदर की तरफ है, ये करंट ऊपर की तरफ है, ध्यान देना। तो क्या कहने का मतलब है कि इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से यहां पर क्या है, ये ऊपर की तरफ है, ये देखिए ऊपर की तरफ करंट कैरिंग वायर है। तो जब ऊपर की तरफ करंट कैरिंग वायर है, तो ये देखिए ऊपर की तरफ करंट कैरिंग वायर है, तो इस तरह से यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये देखो प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी B1, यानी B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा μ0/2π, ठीक है। ये देखिए μ0/2π, इनफाइनाइट वायर है, I कितना हो जाएगा R। अब इसके कारण जरा देख लेते हैं, इसके कारण क्या हो जाएगा, इसमें भी तो करंट ऐसे है, ये देखिएगा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब उस लाइन के परपेंडिकुलर। इसके कारण जरा देखते हैं, इसके कारण देखिए इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस लाइन के, इसको और इसको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर इधर, तो ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, ये देखिए B2 हो गया, ये देखिए B2 हो गया। B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2 इक्वल टू μ0/2π I कितना हो गया R हो गया। बोले भाई ये 60 डिग्री हो गया, कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, देखिए B2 हो गया। बोले भाई B2 हो गया, तो B2 हो गया, तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इस प्रकार से ये 60 डिग्री है, तो ये 30 होगा, और 30 मतलब ये 60 डिग्री, मतलब रिजल्टेंट किधर की तरफ, इधर की तरफ B। तो बोलो भाई B इक्वल टू कितना हो जाएगा, B इक्वल टू रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 60, ये रिजल्टेंट जाएगा, ये तो B होगा। सबकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, μ0/2π I/R√3, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे। तो बोलो भाई क्या इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा कि नहीं, ये पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट P पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऐसे ही ये करंट कैरिंग वायर है और आपको पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। देखिएगा ये करंट कैरिंग वायर है और आपको ये पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कि आखिरकार कैसे होगा पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, बात को समझ रहे हैं। करंट कैरिंग वायर है, ये करंट इनवर्ड है, ये करंट आउटवर्ड है, और आपको पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो चलिए भाई ये इस तरह से दिया गया है, तो यहाँ पर ये ऐसे है, तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे इधर की तरफ होगा, यानी B1 इक्वल टू क्या होगा, ये देखो B1 इक्वल टू μ0/2π I क्या होगा R। ये देखो B1 है, क्यों μ0/2π I क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये देखो ये करंट ऐसे है, इधर की तरफ है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा। बोलो भाई इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/2π I कितना हो गया, R हो गया। बोलो भाई ये 120 डिग्री है, बोलो 120 डिग्री है, ये B1 और B2 दिया गया, तो इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट बताइए किधर की तरफ होगा, रिजल्टेंट इधर होगा। अब बताओ B इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा, बोलो B इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा, बोले भाई B इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा, B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos 120 डिग्री। बोले भाई B इक्वल टू रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos
120 डिग्री, अगर cos 120 डिग्री हो गया तो इसका मतलब b इक्वल टू रूट में b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos 120 डिग्री। देखिए भाई cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, b इक्वल टू ये देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई कितना हो जाएगा r। बोलो भाई क्या मैग्नेटिक फील्ड आ गया कि नहीं, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई r, इस प्रकार से ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्लियर है, समझ रहे हो सब लोग, ठीक है। अब देखो इसी पे एक दो और छोटे छोटे क्वेश्चन देख लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, छोटे छोटे। हमेशा छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए, वही आपको आगे ले जाएगा। ये देखिए ये आपका इस तरह से करंट कैरिंग वायर इस शेप में है, ऐसे है, इनफाइनाइट है, एल शेप में दिया तो एल शेप से घबराना नहीं है, एल शेप से नहीं घबराना है। ये देखो इनफाइनाइट दिया है तो एल शेप से हमको घबराना नहीं है, ये इस तरह से दिया है, ऐसे दिया है, ये देखो ये इस प्रकार से है। ये पॉइंट P दिया गया है, हमको पॉइंट P पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। जो ये पॉइंट P दिया गया है, इस पॉइंट P पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट P पे हमको क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, पॉइंट P है। तो एक करंट कैरिंग वायर है, तो ये बताओ इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, इसके कारण, इसमें करंट आई है और ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस R है, इस तरह से करंट कैरिंग वायर है और इसमें भी करंट आई ही है। तो ये बताओ, ठीक है, इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके कारण, इस वायर के कारण, इस वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। देखिए इस वायर के सीध में, स्ट्रेट वायर के सीध में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो बोलो भाई अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। अब बचा ये, तो इसके एंड के परपेंडिकुलर, देखिए एंड के परपेंडिकुलर करंट ऐसे है तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। बोलो करंट अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, तो मतलब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हो जाएगा b1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी एंड के परपेंडिकुलर है ना, तो एंड के परपेंडिकुलर 4 पाई आई बाई आर होता है, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब देखिए इसके कारण, इस वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। भाई ये जो वायर दिया है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। क्यों, क्लियर है, इसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अब ये वायर बचा, इस वायर के कारण देख लेते हैं, तो ये देखिए इस वायर के कारण ये प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा। बोलो भाई प्लेन के परपेंडिकुलर, भाई ये करंट ऐसे है तो करंट अगर ऐसे है तो प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हो जाएगा। तो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, b2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो बताओ क्या यही है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2, या बी नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर, किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो इस तरह से ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण ये क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, तो इनको याद रखिए। अब चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। ये देखिए सर्कुलर वाले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। चलो भाई सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण क्या है, ठीक है। अब इस पे जितने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, चलिए भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, अगर सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, क्या चीजें होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है भाई। बात करते हैं, चलिए सर्कुलर, ये देखो सर्कुलर का मतलब इसमें आपका करंट दौड़ रहा है, ये देखिए करंट दौड़ रहा है, ठीक है भाई। सर्कुलर का मतलब करंट दौड़ रहा है। सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, सेंटर पे। तो अगर करंट आई दौड़ रहा है तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, ये देखिएगा। अगर यही सेमी सर्कल होता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यही सेमी सर्कल होता है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इक्वल टू हाफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, ये ध्यान देना। यही अगर क्वार्टर सर्किल होता है, क्वार्टर सर्किल, ये देखिएगा क्वार्टर सर्किल, अगर यही क्वार्टर सर्किल होता है तो ये ध्यान देना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 1/4 म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। सेगमेंट के कारण क्या होता है, सेगमेंट देखिएगा, सेगमेंट के कारण क्या होता है, जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है और ये सेंटर पे, मतलब सर्कल का एक छोटा सा पार्ट, जो सर्कल का एक छोटा सा पार्ट होता है उसी को सेगमेंट कहा जाता है।
तो सर्कल का एक छोटा सा पार्ट सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये देखिए सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये थीटा है, यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए भाई सेगमेंट के कारण ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, सेगमेंट के कारण, तो सेगमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन कितना हो जाएगा R, ये सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है। B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन कितना R, थीटा याद रखना रेडियन में होना चाहिए, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। और यही अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कुलर कॉइल, इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कुलर कॉइल n है, ध्यान देना नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कुलर कॉइल क्या है, n है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कुलर कॉइल n, इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कुलर कॉइल इज n, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अगर सर्कुलर कॉइल का कितना होता है, n होता है, तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट Ni अपॉन कितना होता है, ये 2R होता है, ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। B इक्वल टू म्यू नॉट Ni अपॉन कितना होता है, 2R होता है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर हो गया। अब इसमें देखिए कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिए, छोटी छोटी बातों में क्या कहने का मतलब है, अगर देखिएगा ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी, पहला इसमें केस एक एक केस देखते हैं, केस फर्स्ट का मतलब उसी पे क्वेश्चन प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तो छोटी छोटी बातों का मतलब क्या है, छोटी छोटी बातों का ये मतलब है कि अगर हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल कांस्टेंट, देखना इफ लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल इज कांस्टेंट, लेंथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल इज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल इज कांस्टेंट, लेंथ जो है सर्कुलर कॉइल का कांस्टेंट है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स विल बिकम n टाइम्स, नंबर ऑफ टर्न्स विल बिकम, देखना विल बिकम n टाइम, m टाइम, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बिकम कितना हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम, सही बोला आप लोगों ने, ठीक है। ये देखिएगा इफ लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल, मतलब सर्कुलर कॉइल का लेंथ कांस्टेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वह लेंथ ऐसे ही है, ये देखिए यही है। अब इसी में हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, देखिए तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वह n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, n स्क्वायर b हो जाएगा। तो इफ द लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स विल बिकम n टाइम्स, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बिकम n स्क्वायर b टाइम्स, यानी सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, n स्क्वायर b टाइम्स हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो इफ लेंथ ऑफ सर्कुलर कॉइल इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स विल बिकम n टाइम्स, एंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर विल बिकम n स्क्वायर b, यानी सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वह n स्क्वायर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है भाई, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वह n स्क्वायर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी चीज देखिए इसमें केस सेकंड में कुछ क्वेश्चन मिक्स टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये देखो ऐसे, ये ऐसे दिया गया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, देखिए ऐसे उसी प्लेन में है वायर, ये देखना इसी प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये ऐसे देखो गया है, ये एक्स है, ऐसे 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 करंट गया है, ये करंट है, ये करंट है, और फिर करंट ऐसे आया है जेड एक्सिस में, और ये आर दे रहा है, ये आर दे रहा है। अगर आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, कहाँ बताना है, देखिएगा ये जो सेंटर है, इस सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो देखो स्ट्रेट वायर भी हैं, ये इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर हैं, स्ट्रेट वायर भी हैं और ये भी है, और आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसमें देखिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तीन पार्ट हैं। तो तीनों पार्ट के कारण इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस सब देख रहे हैं, तीनों पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए। इस पार्ट का मतलब वायर कैसे लगा हुआ, वायर ऐसे लगा हुआ, ये देखिए 3D है ना, तो ऐसे तो दिखाई नहीं जा सकता है, तो वायर ऐसे लगा हुआ। अगर वायर ऐसे लगा हुआ तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। बोलिए भाई, नीचे की तरफ होगा, बोलिए। अगर इस तरह से है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए B1, देखिए नीचे की तरफ होने का मतलब B1 हो जाएगा। ये देखिए ऐसे है तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यानी क्या हो जाएगा B1, यानी B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिएगा B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, ठीक है भाई, B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, ये देखिए जो B1 हो जाएगा, B1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन कितना, बोले भाई B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन
ये क्या हो गया 4 पाई आई बाई कितना हो गया आर हो गया, किस डायरेक्शन में, ये माइनस जे कैप में हो गया। बोलो भाई हो गया कि नहीं। ये सेमी सर्कल है, देखना ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल के कारण यहां पर ये करंट कैरिंग वायर है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। बोले भाई ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के कारण यहाँ करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड होगा। इनवर्ड का मतलब B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर, मतलब इनवर्ट का मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब क्या हो जाएगा भाई, अंदर की तरफ हो जाएगा माइनस के कैप हो जाएगा, ये देखिएगा अंदर की तरफ म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर माइनस के कैप हो जाएगा। फिर ये देखिए, फिर इसमें ये पार्ट है, ये पार्ट का मतलब करंट कैरिंग वायर ऐसे हो जाएगा, ये देखिए ऐसे हो गया करंट कैरिंग वायर, ऐसे है, मतलब बाहर की तरफ निकला है करंट कैरिंग वायर। अगर बाहर की तरफ करंट कैरिंग वायर निकला है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ हो जाएगी, और नीचे की तरफ होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए B3 इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड के परपेंडिकुलर, ध्यान देना, आई बाई आर माइनस जे कैप हो गया। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड आप निकालेंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये देखिए सब ऐड कर देंगे, B1 और B3 ऐड हो जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B1 B3 को एक साथ ऐड करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर माइनस जे कैप करेंगे, देखिए वेक्टर फॉर्म में, और ये म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट सॉरी ये 4 होगा, म्यू नॉट अपॉन कितना 4, और आई बाई आर क्या हो जाएगा माइनस के कैप हो जाएगा। अब बताओ क्या आप यहाँ से वेक्टर सम निकाल सकते हैं कि नहीं, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए रूट में कितना होगा ये बताओ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालते हैं तो रूट में म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर का होल स्क्वायर, ये देखिएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर का होल स्क्वायर, प्लस ये देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 आई बाई आर का क्या होल स्क्वायर। अगर जैसे रहे चाहे इस तरह से आंसर रहता है, चाहे इस तरह से आंसर रहता है, उसको आप कर दीजिएगा, ठीक है भाई। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए आते हैं इसमें, और भी क्वेश्चन देखो इसमें, मान लो करंट कैरिंग वायर को ऐसे दे दिया है, करंट कैरिंग वायर, कोई भी करंट कैरिंग वायर इस प्रकार से दिया है, ये देखो ऐसे, दूसरा क्वेश्चन है ऐसे दिया है करंट कैरिंग वायर, ये दिया है, तो कह रहा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं, करंट ऐसे दौड़ा है, ये देखिए ऐसे करंट दौड़ा है, ये करंट ऐसे दौड़ा है, यहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, कैसे होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है, ये देखिए इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या है फाइंड करना है। तो ये देखो इसके कारण, इस वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बोलो भाई, इसके कारण B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोले इसके कारण यहाँ पर B1 क्या हो जाएगा, 0। और ये 3/4 पार्ट है, 3/4 पार्ट लग भी रहा होगा आपको, 3/4 पार्ट के कारण ये देखिए ये करंट ऐसे है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या हो जाएगा, इनवर्ड। देखिए करंट अगर ऐसे है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता है तो ये देखो B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये देखिए 3/4 म्यू नॉट अपॉन 2r किधर की तरफ होगा, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या हो गया, ऐसे हो गया। अब बचा ये पार्ट, इसके कारण भी देख लेते हैं जरा, ये तो B2 हो गया, इसके कारण क्या हो गया, ये देखो करंट ऐसे है, क्यों करंट ऐसे है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये देखिए करंट ऐसे है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा, ये देखिए इनवर्ट हो जाएगा, यानी B3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B3 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और ये इनवर्ट हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर किधर हो जाएगा, ये इनवर्ट हो जाएगा। बोले भाई B3 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर क्या इनवर्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। बोलो ये B3 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर किधर की तरफ हो जाएगा, ये इनवर्ट हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, B1 B2 B3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें ऐसे दिया है, ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, ध्यान देना इनको, ये इस प्रकार से ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, ऐसे करंट ऐसे भाग रही है, देखिएगा करंट ऐसे भाग रही है, इसमें भी करंट ऐसे भाग रही है, ऐसे करंट भाग रही है, सेंटर पे दोनों के रेडियस समान है और दोनों में करंट I1 I2 है। करा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, दोनों में करंट I1 I2 है और दोनों के रेडियस समान है और दोनों में करंट I1 I2 है, क्यों भाई, दोनों में करंट I1 I2 है और दोनों का रेडियस समान है, और आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, सेंटर पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये देखना। तो ये देखो ये सर्कुलर करंट कैरिंग वायर ये ऐसे है, दोनों के प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं लेकिन दोनों का सेंटर कॉमन है, भाई दोनों का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है लेकिन दोनों का सेंटर कॉमन है। तो ये देखो ऐसे अगर इस प्रकार से दिया गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगी, मतलब इसके कारण ऐसे है तो ऊपर की तरफ होगी, तो ऊपर की तरफ होने का मतलब B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ऊपर की तरफ होने का मतलब B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई आर हो जाएगा। बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं।
V1 इक्वल टू μ0/2 I बाई कितना हो जाएगा R। देखिए μ0/2 I बाई R हो जाएगा। फिर इसके कारण देखिए कैसे हो जाएगा, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है ना, ऐसे आया हुआ है। देखिए दोनों के प्लेन परपेंडिकुलर है, थोड़ा इमेजिन करिएगा। तो ऐसे हैं, तो इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, ये देखो B2 इक्वल टू μ0/2 I2 अपॉन कितना हो जाएगा R। अब बताओ दोनों का नेट एक है, यानी B इक्वल टू क्या हो गया, रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। बोले भाई B इक्वल टू रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, या B इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए μ0/2 R रूट में I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर। बताओ भाई क्या मैग्नेटिक फील्ड आ गया कि नहीं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब इसमें जरा एक क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक स्क्वायर वायर है जिसका साइड क्या दिया गया है, यल दिया गया है। क्या है, ए स्क्वायर वायर, क्या है, ए स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर वायर ऑफ साइड यल। एक स्क्वायर वायर है जिसका साइड क्या दिया गया है, यल दिया गया है। ठीक है, कन्वर्ट टू सर्कुलर कॉइल, स्क्वायर वायर ऑफ साइड यल कन्वर्ट टू सर्कुलर कॉइल। ये देखिएगा कन्वर्ट टू सर्कुलर कॉइल, कन्वर्ट टू सर्कुलर, एक स्क्वायर वायर है ऑफ साइड यल कन्वर्ट टू सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल में ये कन्वर्ट हो रहा है, स्क्वायर वायर ऑफ साइड यल, ठीक है, कन्वर्ट टू सर्कुलर कॉइल। ध्यान दीजिएगा, कन्वर्ट टू सर्कुलर कॉइल मतलब सर्कुलर कॉइल में ये कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ रहे हो, कन्वर्ट टू सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल में कन्वर्ट हो रहा है। फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो फाइंड करना है। तो ये देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आ सकते हैं एकदम 100% एकदम नंबर में लगे हुए हैं। ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जरा निकाल लिया जाए, तो भाई सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अगर वो आपको फार्मूला याद है ठीक है, नहीं फार्मूला याद है तो ऐसे कर लीजिए। जैसे भाई अगर किसी को याद है फार्मूला तो ठीक है, नहीं याद है तो क्या, घबराएगा नहीं। ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, और ये वाला लेंथ यल बाई क्या हो जाएगा 2, ये यल बाई 2 हो जाएगा, यल बाई 2 हो जाएगा। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वह कितना हो गया, ये देखिए B इक्वल टू 4 μ0/4 पाई I अपॉन यल बाई 2 और साइन 45 प्लस साइन 45। ये देखिए 4 से 4 कट गया, B इक्वल टू क्या हो गया 2 μ0/पाई I बाई यल, और ये 2/√2 हो गया। या इसी को देखिए वहाँ अभी शॉर्टकट में अभी इसके पहले निकाले हैं कि नहीं। तो B1 इक्वल टू 2√2 μ0 I अपॉन कितना हो गया पाई एल। जैसे करिए, एक के कारण निकाल के उसका 4 गुना कर दीजिए। अब यही देखिए सर्कुलर कॉइल में कन्वर्ट हो रहा है, यही किसमें, सर्कुलर कॉइल में, मतलब सर्कल के कॉइल में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो सर्कुलर कॉइल में कन्वर्ट हो रहा है। सर्कुलर कॉइल में करंट कितनी है, वही करंट है। देखिए सर्कुलर कॉइल में जो करंट है वह कितनी है, वही है। सर्कुलर कॉइल में जो करंट है आपका वही है। तो सर्कुलर कॉइल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बताइए सबसे पहली चीज, इसका जो सर्कमफेरेंस होगा 2πr, वह किसके इक्वल हो जाएगा, 2πr 4l के इक्वल हो जाएगा। r इक्वल टू 2l अपॉन कितना हो जाएगा पाई, r इक्वल टू 2l अपॉन कितना हो गया पाई। ये देखिएगा r इक्वल टू 2l अपॉन कितना हो गया पाई हो गया। भाई r जो हो गया वह 12 अपॉन कितना हो गया पाई हो गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो देखिए B2 इक्वल टू कितनी हो जाएगी μ0। ये देखिए B2 इक्वल टू क्या हो जाएगी μ0 I अपॉन कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। ये देखिए, या μ0 I अपॉन 2r कितना हो गया 2l अपॉन पाई हो गया। बोलो भाई 2l अपॉन पाई हो गया ना r की वैल्यू। अब B1 और B2 का रेशियो निकाल लीजिए। तो B1 इक्वल टू 2√2 μ0 I अपॉन पाई एल, या B2 कितना हो जाएगा बताइए, μ0 I अपॉन 2r नहीं, तो μ0 I पाई, ठीक है, 2 2 4 यल हो गया। अब बताइए क्या हो जाएगा, यल से यल कटा, μ0 I से μ0 I क्या गया 8√2 अपॉन पाई का स्क्वायर। ये देखिएगा 8√2 अपॉन पाई का स्क्वायर। तो बताइए क्या B1 और B2 का रेशियो आ गया कि नहीं। तो ये B1 और B2 का रेशियो 8√2 अपॉन पाई का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। क्लियर है सब। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर हो गया। अब इसमें एक और देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिछले साल उड़ीसा नीट में आया भी था, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा, जीरो मैग्नेटिक फील्ड। जैसे जीरो मैग्नेटिक फील्ड अगर हो जाए तो उसके कॉन्सेप्ट को जरा देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ
जीरो मैग्नेटिक फील्ड। चलो भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो मैग्नेटिक फील्ड। जीरो मैग्नेटिक फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्या चीज है, ठीक है भाई बच्चों ध्यान दे रहे हो। जीरो मैग्नेटिक फील्ड का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ये देखिए वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, और इस तरह से आप यहां पे करंट कैरिंग वायर लगाए हैं, याद रखना इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 इक्वल टू 0 होगी, ठीक है भाई। इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 इक्वल टू कितनी होगी, 0 होगी। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर B1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, इस बात को ध्यान देना। ये B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ऐसे अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे अगर आप लगाते हैं, यानी क्या कहने का मतलब है, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, B1 इक्वल टू 0। ये देखिए सेंटर पे B1 इक्वल टू 0। यही अगर किसी भी शेप का होता है, ये देखिए कोई भी अगर एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, तो ये देखो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ये बिना सोचे समझे ध्यान देना, ठीक है ऐसे। हाँ लेकिन अगर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बदलता है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बदल जाएगी। तो देखिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। फिर इसी तरह से सिमिलरली कैसे भी किसी भी शेप का हो, कहीं भी लगा हो, ठीक है। आपका मान लीजिए यही नहीं, अगर इस तरह का नहीं होता है, स्क्वायर शेप का होता है, ये वायर ऐसे लगे हुए हैं, तो ध्यान देना सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। यही आपका ट्रायंगल शेप का होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। यही आपका ऐसे इस शेप का होता है, तो यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस तरह से अगर कहीं भी हो तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। लेकिन हाँ अगर तार का क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे ये डबल हो जाए, ये आधा हो जाए या 3/4 हो जाए, तो समझ लीजिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, तब उसको निकालना पड़ेगा। तो वो केस बहुत ज़्यादा नहीं आता है, यही केस आपका ज़्यादा आता है। तो इससे रिलेटेड चीज़ों को आप लोग देख लीजिए, ठीक है, समझ गए, आ गया, क्लियर है। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो मैग्नेटिक फील्ड के बाद चलते हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, वही छोटे छोटे जो फार्मूले वाले हैं वही चीज़ बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ, ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, मतलब अगर कोई सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है, यही सर्कुलर करंट कैरिंग वायर होता है। ये देखिए इसमें करंट इस प्रकार से दौड़ रहा है, ऐसे ये देखिए करंट दौड़ रहा है, इसका रेडियस क्या है, r है। इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है भाई। तो इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू μ0 I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे 3/2 होता है। देखो भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू μ0 I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे 3/2 होता है। ये एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, μ0 I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे 3/2। ये देखिए एक्सिस पे ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। फिर ये ध्यान दीजिएगा, सेंटर और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, सेंटर और, क्योंकि सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, सेंटर और एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर पे 3/2 होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है वह क्या हो जाता है, μ0 I अपॉन कितना हो जाता है, 2r हो जाता है। ये तो वही है जो आप जानते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक और बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या बात ध्यान देने का है कि अगर मान लीजिए x इज लेस देन r है, इफ x इज लेस देन r, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस, x लेस देन r है, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यानी b एक्सिस क्या हो जाएगा, b एक्सिस अपॉन b सेंटर। ध्यान दीजिएगा, b एक्सिस अपॉन b सेंटर, ये देखिए 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर पे -3/2, या b एक्सिस b सेंटर 1 - 3/2 x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 - 3/2 x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वह क्या हो जाएगा, b सेंटर 1 - 3/2 x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। ये एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा,
तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बी सेंटर 1 - 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो बी सेंटर 1 - 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो एक्स इज लेस देन आर, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस हो गया। तो बी एक्सिस अपॉन बी सेंटर हमने कर लिया। अब यहां पर आगे देखते हैं इसमें क्या है। चलिए भाई, ये इस प्रकार से हो गया। अब आ जाओ भाई, ग्राफ कैसे होता मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का। ये देखो, सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये देखो, सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। सेंटर पे, ये सेंटर है, सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये देखिए इस प्रकार से ग्राफ होता है। ये सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी सेंटर पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जैसे जैसे आगे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाता है। इसमें एक डिफिनेशन आती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या नाम से ही स्पष्ट है, जिसको हम लोग जीरो कर्वेचर पॉइंट कहते हैं। जीरो कर्वेचर पॉइंट कहते हैं। ये देखिए, जीरो कर्वेचर पॉइंट कहते हैं। देखिए, नाम से स्पष्ट है, मतलब जहां पे dB अपॉन dx कांस्टेंट आता है या d2b अपॉन dx2 जीरो आता है, उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। जहां पे dB अपॉन dx कांस्टेंट आता है या d2b अपॉन dx2 जीरो आता है, और ये जो होता है ये x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस r/2 होता है। x इक्वल टू प्लस माइनस r/2 होता है। x इक्वल टू प्लस माइनस r/2 मतलब इधर भी ये देखिए x इक्वल टू प्लस r/2 पे, और इधर भी x इक्वल टू माइनस r/2 पे। यहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है, मतलब जीरो कर्वेचर पॉइंट, जहां पे b और x का ग्राफ मतलब स्लोप कांस्टेंट हो, उसको जीरो कर्वेचर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। अगर कोई चार्ज मूव करता है, मतलब बीएसएल के अंदर ये तीन चीजें आती हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, अगर कोई चार्ज मूव करता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। ये देखिएगा, मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, ध्यान देना भाई। कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। किसी भी चार्ज के मूव करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो आ जाओ भाई, देखते हैं। ठीक है, ये देखो, ये अगर थीटा एंगल पे मूव कर रहा है तो इसके लिए b इक्वल टू μ0/4 पाई QV साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए यार, वेक्टर फॉर्म में b इक्वल टू μ0/4 पाई QV क्रॉस r अपॉन कितना हो गया, r3। ठीक है, चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व ऑन सर्कुलर पाथ इफ चार्ज पार्टिकल, ध्यान देना, इफ चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व ऑन सर्कुलर पाथ। अगर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये ध्यान दीजिएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आता है b इक्वल टू μ0/4 पाई QB अपॉन r स्क्वायर आता है। ठीक है, ये ध्यान देना, अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा, और कोई भी चार्ज पार्टिकल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, ये फिर राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए आउटवर्ड हो गया, इधर की तरफ हो गया, बाहर की तरफ। तो ये देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये यानी यहाँ पे क्या जाएगा, सेंटर पे r स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b/b, या r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट b/b। इसको ध्यान दीजिएगा, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में b/b हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। अब बीएसएल मैंने आपको बता दिया, अब कल जो है एसीएल और बाकी चीज़ों पे चलेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।